हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ये एक एस्से है जिसे लिखा है लिटरेरी क्रिटिक एंड पोइट टी.एस. इलियट ने। इलियट ने इस एस्से को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया द ईगोइस्ट मैगजीन के अंदर 1919 में, और उसके बाद दोबारा से इसे पब्लिश किया एस्से की एक बुक द सेक्रेट वुड में 1920 के अंदर। अब ये एस्से क्या है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एस्से के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के अंदर डिस्कस किया है इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, कि इलियट का ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरे पार्ट में डिस्कस किया गया है थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, मतलब इम्पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है इलियट की, उसको डिस्कस किया गया है। और थर्ड पार्ट है कंक्लूजन का। तो आज हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। इलियट अपने एस्से को स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशन वर्ड के साथ और कहते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर जब भी ट्रेडिशन की बात हुई, ट्रेडिशन के बारे में बात की गई, तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। लोग कहते हैं कि ट्रेडिशन कुछ भी नहीं है, हमें पोइट की इंडिविजुअलिटी से लेना देना है, कि पोइट जो भी वर्क लिखता है उसके अंदर उसकी इंडिविजुअलिटी को हमेशा प्रेज किया जाता है, उसे अच्छा कहा जाता है, कि जो उसके अंदर ओरिजिनलिटी है पोइट की, उसको अच्छा कहा जाता है। जबकि इलियट का मानना ये है कि अगर हम किसी भी वर्क को अनप्रेजुडिस्ड रहते हुए देखें, उसकी तरफदारी किए बगैर उसे क्रिटिकली एनालाइज करें, तो हमें पता चलेगा कि उस वर्क के अंदर जिसको हम इंडिविजुअल वर्क कह रहे हैं, जिसको हम प्रेज कर रहे हैं, वो इंडिविजुअलिटी तो एक्चुअल में जो पास्ट के राइटर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर क्रिएट हुई है। यानी कि अगर एक राइटर ने एक वर्क लिखा है तो उसके अंदर जो बेस्ट पार्ट होगा वो तो एक्चुअल में पास्ट के पोइट्स से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया होगा। तो इलियट क्या कह रहा है अपने वर्ड्स के अंदर, कि अगर हम एक पोइट को अप्रोच करें प्रेजुडिस के बगैर, तो हमें नज़र आएगा कि जो बेस्ट पार्ट है, जो इंडिविजुअल पार्ट है उसके वर्क का, उसके अंदर हमें डेड पोइट्स का, एंसेस्टर्स का एक इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। तो ये है ट्रेडिशन, जो कि इन्फ्लुएंस करता है पोइट को, राइटर को। ये है ट्रेडिशन की सिग्निफिकेंस, जिससे इस एस्से को स्टार्ट किया गया है। ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के बाद है लिटरेरी ट्रेडिशन को एक्वायर कैसे किया जा सकता है, हासिल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर इलियट एक्चुअल में ट्रेडिशन की वैल्यू और सिग्निफिकेंस की बात करते हुए, उसे कंसीडर करते हुए कहते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुन उसकी पाबंदी कर लेना, उसको फॉलो करते जाना जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको हम रिपीटेशन कहेंगे, इसको हम इमिटेशन कहेंगे। मतलब ये तो कॉपी है ना, कि हम अंधाधुन उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी पाबंदी कर रहे हैं, ये कॉपी है, ये रिपीटेशन है। जबकि पोइट्री के अंदर हमें नोवेलिटी चाहिए, नयापन चाहिए। ये है ट्रेडिशन, कि हम ट्रेडिशन को से इन्फ्लुएंस होकर एक नया वर्क क्रिएट करें, उसमें एक नयापन लेकर आएँ। ये है एक्चुअल में ट्रेडिशन। और ट्रेडिशन ये नहीं है कि पैसिवली हम जो पास्ट के वर्क्स हैं उनको फॉलो कर लें, उनकी कॉपी करें, उनको रिपीट करें, बल्कि इलियट के लिए ट्रेडिशन एक वाइडर सिग्निफिकेंस रखता है। वो सिग्निफिकेंस क्या है कि ट्रेडिशन को हम इनहेरिट नहीं करते, बल्कि इसके हासिल करते हैं हार्ड लेबर के थ्रू। मतलब ये कि जो राइटर है वो लेबर करता है, वो मेहनत करता है पास्ट राइटर्स को जानने में, उनको जानता है, उनके वर्क्स के अंदर से यूज़फुल चीज़ें निकालता है जिनकी उसे ज़रूरत होगी। और उसके बाद ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब उसे हिस्टोरिकल सेंस होगी। मतलब ये कि एक राइटर पास्ट के राइटर्स को, उनके वर्क्स को जानता है, उसके अंदर से यूज़फुल चीज़ें निकालता है और फिर एक नया वर्क क्रिएट करता है, जिसे हम नोवेलिटी कहते हैं। तो ये है हिस्टोरिकल सेंस। मतलब ये कि राइटर को अगर हिस्टोरिकल, पोइट को अगर हिस्टोरिकल सेंस होगी, तभी वो ट्रेडिशन को फॉलो कर सकेगा। और हिस्टोरिकल सेंस के अंदर ये है कि उसे पास्ट की पास्टनेस का भी पता हो और उसकी प्रेजेंस का भी पता हो, कि पास्ट में उसकी क्या वैल्यू थी और फिर प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू होगी। ये जानते हुए ही वो हिस्टोरिकल सेंस क्रिएट कर सकता है। और एक और चीज़,
हमें ये पता है कि पास्ट का लिटरेचर और प्रेजेंट का लिटरेचर ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में एक सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए हैं। होमर से लेकर प्रेजेंट डे तक सारे वर्क्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो हम उनको एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस राइटर का, इस पोइट का इंडिविजुअल वर्क है, ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि सारे वर्क्स के अंदर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस है। एक एज से हम जब दूसरी एज में शिफ्ट होते हैं तो पिछली एज का इन्फ्लुएंस होता है अगली एज पर। हम ये नहीं कह सकते कि ये एज उससे टोटली डिफरेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इलियट के मुताबिक हम लिटरेरी ट्रेडिशन को 3 तरीकों से एक्वायर कर सकते हैं। नंबर 1 पर रिकग्निशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑर्डर का नाम है। नंबर 2 क्रिटिकल जजमेंट के थ्रू, के पास के जो राइटर्स हैं उनको हम क्रिटिकली जज करें और प्रेजेंस में उनका यूज़ देखें। और नंबर 3 हार्ड लेबर, कि हम उनका नॉलेज कलेक्ट करें, पास्ट के राइटर्स को, अपने एंसेस्टर्स को जानने की कोशिश करें। तो इन 3 तरीकों से हम लिटरेरी ट्रेडिशन को एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद है डायनेमिक कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन की जो वैल्यू है वो क्या है इलियट के मुताबिक। अब इलियट जो है वो ट्रेडिशन की वैल्यू के ऊपर फर्दर बात करते हुए कहते हैं कि हम किसी भी राइटर के वर्क को आइसोलेट करके उसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस पे बात नहीं कर सकते। हम तभी बात कर सकते हैं जब उस वर्क को हम कंपेयर करेंगे, उसका कंट्रास्ट करेंगे पास्ट के पोइट्स और आर्टिस्ट के वर्क्स के साथ। उनका कंपैरिजन करेंगे, हम उसका कंट्रास्ट करेंगे, तभी पता चलेगी हमें उसकी वैल्यू। और ये एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि हमें फिर रियल वर्थ का पता चलेगा। उस राइटर का जो वर्क है उसकी रियल वर्थ जानेंगे हम। जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब हम कंट्रास्ट करेंगे, तभी हमें उसकी वर्थ का, उसकी सिग्निफिकेंस का पता चलेगा। तो ये एक डायनेमिक ट्रेडिशन की जो वैल्यू है, जो उनका कॉन्सेप्ट है इलियट का, ये डायनेमिक है, क्योंकि उनका जो व्यू है वो क्या है कि ट्रेडिशन जो है ये फिक्स्ड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक जगह रुका हुआ है, बल्कि ये चेंज हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है, और ये इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है कि एक वक्त से हम जब दूसरे वक्त में मूव करते हैं और वहाँ पर जो वर्क्स लिखे जाते हैं तो उनके अंदर एक मॉडिफिकेशन आती है। वो पास्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक मॉडिफिकेशन देखते हैं, हम ग्रोथ देखते हैं। तो इलियट क्या कहता है कि पास्ट जो है वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है प्रेजेंट को, और प्रेजेंट आल्टर करता है, मॉडिफाई करता है पास्ट को। मतलब कि हम जब पास्ट को फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए एक डायरेक्शन का काम करता है, राइटर को वो गाइड करता है। लेकिन प्रेजेंट क्या करता है, वो पास्ट को ऑल्टर करता है, उसके अंदर तब्दीली लेकर आता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लेकर आता है। तो ये है पास्ट और प्रेजेंट का आपस में एक ताल्लुक, कि जब एक नया वर्क, एक आर्ट वर्क क्रिएट किया जाता है तो ये न्यू होगा और ओरिजिनल होगा, और इसके अंदर लिटरेरी ट्रेडिशन को मॉडिफाई किया जाएगा, चाहे थोड़ा सा ही किया जाए, लेकिन मॉडिफिकेशन देखेंगे हम कि वो वर्क लिटरेरी ट्रेडिशन से, पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर ही लिखा जाएगा, लेकिन वो न्यू होगा, वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन देखेंगे हम। तो ये है इलियट का मेन आइडिया, कि ये है पास्ट और प्रेजेंट का आपस में ताल्लुक। उसके बाद है फंक्शन ऑफ ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन का काम क्या है। हम किसी भी राइटर की जो वर्क है उसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट इसलिए नहीं करते पास्ट के साथ कि हम उसके अंदर से उसकी गलतियां निकाल सके, उसकी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट कर सके, बल्कि हम वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट इसलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर न्यू क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या की गई हैं। वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया जाएगा फैक्ट्स को जानने के लिए, जो नया वर्क है आर्ट का उसके फैक्ट्स को जानने के लिए, एनालिसिस के पर्पस से किया जाएगा। वो कंपैरिजन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाएगा, ना कि नेगेटिविटी निकालने के लिए। तो ये है फंक्शन ऑफ ट्रेडिशन, कि इसके अंदर हम कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशंस को जज करने के लिए, उसके बेटर एनालिसिस के लिए। उसके बाद है सेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन का रियल मीनिंग क्या है। जब कहा जाता है कि ट्रेडिशन को फॉलो करना है, इसके साथ प्रेजेंट के वर्क को कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, तो वो ट्रेडिशन एक्चुअल में क्या है। जब राइटर किसी भी वर्क को, पास्ट को जानता है तो वो उसको कंप्लीटली नहीं स्टडी करता, उसका कंप्लीट नॉलेज इकट्ठा नहीं करता, बल्कि
वो उसे क्रिटिकली एग्जामिन करता है, उन चीज़ों को एग्जामिन करता है जो मेन करंट हैं, जो मेन ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो करता है, उनका नॉलेज इकट्ठा करता है, ना कि ओवरऑल हर चीज़ का नॉलेज इकट्ठा नहीं करता। ना ही ये करता है कि जो उसके फेवरेट्स हैं उनको चूज़ करे और उनके बारे में जाने, ऐसा नहीं। हर एज के जो मेन ट्रेंड्स थे, मेन करंट्स थे, उन चीज़ों को देखता है। वो मेन राइटर्स मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेडिशन का मीनिंग क्या है कि मेन करंट्स, मेन ट्रेंड्स जो हैं एक एज के या ज़्यादा एजेस के, उनको फॉलो करना, उनसे इन्फ्लुएंस होना और उसके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको फॉलो करना। उसके बाद है वर्क्स ऑफ आर्ट। आर्ट के जो वर्क्स हैं, पास्ट के जो वर्क्स हैं, अब पोइट जो है उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि आर्ट जो है हम उसको, वो हमेशा है। इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट के ग्रेट राइटर्स हैं उनके वर्क्स जो हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं या उनकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। जो ग्रेट राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर है, होमर है, उनके जो वर्क्स हैं वो आउटडेटेड कभी नहीं हो सकते, उनकी सिग्निफिकेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसके अंदर डेवलपमेंट आ सकती है, वो बेटर हो सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये है वर्क्स ऑफ आर्ट कि उनकी परमानेंस जो है वो हमेशा रहती है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। उसके बाद है सेकंड पार्ट, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। अब इसके अंदर राइटर एक्चुअल में बात कर रहा है एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, कि राइटर की जो पर्सनैलिटी है उसको एक्सटिंक्ट करना मेन मकसद है। तो आर्टिस्ट जब भी कोई वर्क लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो उसके अंदर वो खुद को सरेंडर करता है, जिसकी वजह से वो वर्क ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मतलब ये कि पोइट की जो सेंसिबिलिटी है वो मॉडिफाई होती है, वो रीशेप्ड होती है। वो पास्ट के जो ट्रेडिशन है, जो उसकी सेंस है, उससे हासिल करता है अपने पूरे करियर के दौरान। शुरू में उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो होती है ऊपर सबसे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को टोटली एक्सटिंक्ट कर देता है। उसको ये समझ आता है कि उसकी जो एक्सटिंक्शन है पर्सनैलिटी की, वो ही बेहतरीन है। उसके बाद वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी को, उस जितनी भी ऑब्जेक्टिविटी है वर्क के अंदर, उससे हासिल करता है। अपने इमोशंस को, अपने पैशंस को डीपर्सनलाइज करके, उनको साइड पे रख के इम्पर्सनल कर देता है। वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है अपने वर्क्स के अंदर, जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को माइनस कर देता है उसके अंदर से, अपने वर्क के अंदर से, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? सेंस ऑफ ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन की सेंस होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि एक पोएम है, वो एक लिविंग होल है, उसके अंदर हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों का अक्स देखते हैं। तो राइटर को अपने पर्सनल जॉयस को, अपने सोरोस को साइड पे रख के क्या देखना चाहिए? ट्रेडिशन की एक्चुअल सेंस को, और उसी को पोइट्री के अंदर एक्सप्रेस करना चाहिए। ये मेन चीज़ है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, कि जो पोइट की पर्सनैलिटी है वो मीडियम है, जो उसके अंदर सिग्निफिकेंस है उसका एक कैटलिस्ट की तरह, कि उसका अपना कोई रोल नहीं है उसके अंदर, वो एक मीडियम है। और मेन चीज़ है उसका सेंस ऑफ ट्रेडिशन, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो पोइट्री को लिखता है। ये है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के अंदर मेन रोल है पोइटिक प्रोसेस का। तो इलियट के मुताबिक पोइट जो है वो क्या है? वो एक कैटलिस्ट की तरह है। ये थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में उन्होंने डिस्कस किया कि पोइट एक कैटलिस्ट की तरह है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले करती है, मतलब उसको एक केमिकल रिएक्शन को मदद करती है, लेकिन उसके अपने अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। ये केमिकल रिएक्शन के अंदर मदद ज़रूर करती है, लेकिन उसके अपने अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। तो पोइट भी एक कैटलिस्ट की तरह है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जार है, हम उस जार के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, इनको मिक्स करते हैं। जब ये दोनों गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो सल्फरस एसिड बनता है। फिर हम उस जार के अंदर प्लेटिनम ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है? इस कम्बिनेशन के अंदर हेल्प करता है। मतलब प्लेटिनम की प्रेजेंस में, उस पीस की प्रेजेंस में ये कम्बिनेशन होता है, लेकिन जो प्लेटिनम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, ना ही उसका कोई इफेक्ट होता है उस प्रोसेस के अंदर, उस कम्बिनेशन के अंदर। तो पोइट भी ये है, पोइट का जो माइंड है वो कैटलिस्ट की तरह है, जिसके अंदर इमोशंस और न्यू इमोशंस
और एक्सपीरियंसेस जो हैं उनका आपस में कम्बिनेशन होता है, लेकिन पोइट के अपने माइंड के अंदर कोई चेंज नहीं आती इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पोइटिक कम्बिनेशन के अंदर। यानी कि पोइट का माइंड एक मीडियम है, उसमें क्या है, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रही हैं, उनका आपस में रिएक्शन और कम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन वो माइंड जो है वो कोई चेंजिंग नहीं देख रहा। तो पोइट एक कैटलिस्ट की तरह है और वो इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को हमेशा अपने अंदर कॉन्स्टेंटली बना रहा है, वो रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है और उसके अंदर पोइट के अपने माइंड का कोई ट्रेस नहीं मिलता हमें। पोइट खुद एक ऑब्जेक्टिव रोल प्ले करता है, उसका माइंड एक मीडियम है जिसके अंदर इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का आपस में कम्बिनेशन होगा और उसके बाद उस कम्बिनेशन के थ्रू एक वर्क को कंपोज करेगा। तो ये है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, जिसके अंदर पोइटिक प्रोसेस होगा और वो पोइटिक प्रोसेस क्या होगा कि पोइट जो है अपने आप को ऑब्जेक्टिव रख के उस पूरे प्रोसेस के अंदर हेल्प करेगा और एक वर्क को कंपोज करेगा। तो इलियट के मुताबिक पोइट्री जो है वो एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी और पर्सनल इमोशंस है, क्योंकि वो कहते हैं पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ये है पोइट्री, क्योंकि इलियट जो है वो पर्सनैलिटी को या इमोशन, पोइट की इमोशंस को डिनाई नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे हैं कि पोइट को अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इमोशन को डीपर्सनलाइज करना है, उसे एक्सटिंक्ट करना है, और ये तभी होगा जब पोइट अपने आप को सरेंडर करेगा उस वर्क पे जो कि वो लिखने जा रहा है। उसके अंदर वो ट्रेडिशन को फॉलो करेगा, ट्रेडिशन की सेंस इकट्ठी करेगा, हिस्टोरिक सेंस इकट्ठी करेगा, और उसके बाद उसको पता होगा कि वो प्रेजेंट और पास्ट को आपस में कैसे कंबाइन करके लिख रहा है। उसको पता होगा कि पास्ट की कौन सी यूज़फुल चीज़ों को उसे कलेक्ट करना है, उनसे इन्फ्लुएंस होना है, और फिर अपने वर्क के अंदर कौन सी चेंजिंग्स लेकर आनी है। तो ये है ये वर्क, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। कि इंडिविजुअल टैलेंट ट्रेडिशन के साथ मिक्स होगा तभी एक बेहतरीन वर्क क्रिएट होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।